तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई दिन से बहुत सारे आप तमाम लोग श्रीलंका में जो कुछ चल रहा है उसकी बारे में जानकारी, उसकी असली वजह, उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो मैंने कहा पूरी कहानी तो नहीं, लेकिन अपडेट और उसके पीछे क्या कुछ है, असली वजह क्या है श्रीलंका में। आप लगातार देख रहे हैं धरना प्रदर्शन, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहाँ के लोग घुस गए, एक तरह से कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में सेना आई। लेकिन श्रीलंका जैसा एक शांत देश, अगर वो आप एलटीटी के दौर को भुला दें तो वहाँ ये सब क्यों हो रहा है। तो आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको श्रीलंका के बारे में जानकारी जितनी है वो आपको बताऊं। श्रीलंका में ये जो कुछ हुआ, ये करीब इसकी बुनियाद पड़ गई थी 2-3 साल पहले ही, 2020 कोरोना से पहले। हालांकि कोरोना ने पूरी दुनिया को ही रुला दिया था, अर्थव्यवस्था की हालत ख़राब हो गई थी। श्रीलंका 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी इकोनॉमी। एक है टूरिज़्म और दूसरी है खेती। टूरिज़्म से काफ़ी पैसे मिलते हैं श्रीलंका को और अच्छे खासे लोग आते हैं। तो श्रीलंका में और टूरिस्ट आए, उसको आकर्षित करने के लिए श्रीलंकाई सरकार ने 2020 में एक स्कीम निकाली थी, टैक्स फ्री। उन्हें लगा कि इससे लोग आएंगे, जैसे पहले दुबई में हुआ करता था। लेकिन इत्तेफाक से उसी वक्त ये टैक्स फ्री का ऐलान किया। दूसरा, टूरिज़्म के अलावा उनके यहाँ खेती बाड़ी काफ़ी अच्छी है। खेती बाड़ी के लिए खाद की ज़रूरत पड़ती है। पता नहीं श्रीलंकाई सरकार को क्या सूझा, उन्होंने जो खाद है उसके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया और ऑर्गेनिक खाद की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे। अब इंपोर्ट पे जब बैन लगाया तो खाद की कमी होने लगी, खेती बाड़ी पे इधर असर होने लगा। उधर अचानक मार्च में कोरोना ने दस्तक दे दी। अब कोरोना की वजह से सारे एयरलाइंस बंद, टूरिज़्म बंद, टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं। तो एक तरफ जो टूरिस्ट की वजह से जो सारे पैसे कमाते थे वो बंद हो गई, दूसरी तरफ खाद को लेके जो उनकी पॉलिसी थी उससे खेती पे असर पड़ने लगा। इसी दौरान में फिर उन्होंने ऑर्गेनिक खाद चाइना से मंगवाया और उस खाद का ये हुआ नतीजा कि वहाँ पे वो काम कर नहीं पाया और फसल में कीड़े लग गए, खेती बाड़ी भी बर्बाद होने लगी। तो एक तरह से चौतरफा मार ये शुरू हो गया। अच्छा, इधर दूसरी तरफ श्रीलंका में जो सरकार थी, एक वहाँ पे बहुत पुरानी वंशवाद चली आ रही है, जिसके कई सारे वहाँ पे सरकार में काम करते हैं। जो अभी मौजूदा सरकार थी, आपको शायद हैरानी होगी, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग एक ही परिवार के हैं। बाकी दूर के रिश्तेदारों को छोड़ दें, ये क्लोज की बात कर रहा हूँ। जो अभी वहाँ पे गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट, इसके अलावा महिंद्रा राजपक्षे, ये दोनों सगे भाई हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तीसरे सगे भाई हैं वहाँ के बाशिल, जो फाइनेंस मिनिस्टर है। चौथे सगे भाई हैं चमल, जो कि वहाँ के सिंचाई मंत्री हैं। इसके अलावा महिंद्रा राजपक्षे के 2 बेटे हैं, वो दोनों बेटे भी वहाँ पे मंत्रालय में हैं और दोनों मंत्री हैं। चमल के भी 2 बेटे हैं, वो भी वहाँ मंत्रालय में हैं। तो 8 तो ये हो गए और दूर के रिश्तेदारों की अलग छोड़िए। तो इनके ऊपर हमेशा वंशवाद का भी इल्ज़ाम लगता रहा, सरकार की पॉलिसी भी ख़राब थी। धीरे धीरे फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना भी शुरू कर दिया। कर्जा बढ़ता गया। अब कर्ज को लेके जैसे हम लोग कई बार ये बात करते हैं कि जो हम वर्ल्ड बैंक से या IMF से इन सब से जो कर्ज लेते हैं, तो इस कर्ज के क्या नियम शर्तें होती हैं। जैसे हम 2 लोग आपस में कर्ज लेते हैं, एक तय होता है इतने दिन में दे देंगे, या नहीं दिया तो क्या करेंगे। कई लोग सूद पे देते हैं, कई बार प्रॉपर्टी आप दे देते हैं। तो जब इंटरनेशनल आप कर्जा लेते हैं तो उसकी बहुत सारी शर्तें होती हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें शर्तें माननी पड़ती हैं। और ये जो कर्ज लेते हैं हम क्यों लेते हैं, कई बार ये भी ख्याल आता था बचपन में, हम लोगों को खुद ही सोचता था कि अरे हमारे पास तो नोट छापने की मशीन है, हमारे यहाँ रुपया चलता है, हम और एक्स्ट्रा छाप लें, जितने कम पड़ रहे हैं छाप लें अपने मशीन से, तो पैसे की ज़रूरत कहाँ से पड़ेगी बाहर से। ऐसा होता नहीं है। हर देश की इकोनॉमी, उसका वैल्यू होता है और वो सारी चीज़ें से होती है। और ख़ास तौर पर GDP, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है आपका, उसके ज़रिए पता चलता है। तो GDP जितना, हर देश का अपना एक GDP होता है, जिसका GDP जितना ज़्यादा हो उतना वो खुशहाल। तो उस GDP के हिसाब से जिस देश पे कितना कर्ज है उससे पता चलता है कि उसकी माली हालत क्या है। आमतौर पर जो इस वक्त कहते हैं कि श्रीलंका की जो GDP है पूरी, मान लीजिए कि पूरे उनके पास कमाई है 100 रुपये GDP के हिसाब से, और कर्जा है उनका 125 रुपये का। तो मतलब 100 रुपये तो मुझे महीना तनख्वाह मिलेगी, लेकिन 30 तारीख है उससे पहले ही वो 100 रुपये मिलना है और मुझे 125 रुपये लौटाना है, तो बचा क्या, कर्ज में ही डूबे रहेंगे।
तो आमतौर पर कहते हैं कि 20, 22 या 25% तक जीडीपी का आपका अगर कर्जा है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो फिर गलत है। कई देश इसी में डूब गए और श्रीलंका का 100 से ऊपर ज़्यादा, तब जितनी कमाई उससे ज़्यादा कर्ज था। तो उन्होंने खूब कर्ज लेना शुरू किया वर्ल्ड बैंक से। अब हालत ख़राब हो गई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इनकी जो मेन है अब खेती बाड़ी में असल में एक तो रबड़ श्रीलंका काफ़ी प्रोड्यूस करता है, वहाँ इसके काफ़ी पेड़ हैं, मसाले, इसके अलावा चाय के बारे में भी है कि श्रीलंका का चाय काफ़ी एक्सपोर्ट होता है। तो उन चीज़ों पे डिपेंडेंट थे और साथ में टूरिज़्म पे। खाद ने खेती और ये सारे फसल बर्बाद कर दिए, कोरोना ने टूरिज़्म बर्बाद कर दिया, पैसे बचे नहीं। सरकार ने कहा चलो क्या करना, कर्ज लेने की आदत थी, कर्ज लेते गए और इस कदर कर्ज लेते गए कि अब उनका एक तो वो लौटाने की अब सलाहियत भी नहीं, हैसियत भी नहीं, और दूसरा एक जो आपके पास जो फॉरेन करेंसी होती है, क्योंकि आपको इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ख़रीदने के लिए अब इंडिया ऐसा ही नहीं कि रुपए दे के वो ख़रीदेगा, तो फिर उसमें आपको जो करेंसी मानने हैं जैसे डॉलर है, इन सारी चीज़ों में लेन देन होता है। तो विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी का एक भंडार होता है हर देश के पास, जैसे गोल्ड का भंडार होता है, वो धीरे धीरे कम होता गया। अब जब कम होता गया तो उससे असर क्या पड़ता है, जैसे आप अगर अपने देश में कहीं दुकान में कोई सामान खरीदने जाएंगे तो आप अपनी करेंसी में उससे खरीदेंगे, पैसे देंगे, आप रुपए देंगे, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये। लेकिन आप इंडिया के बाहर अगर घूमने बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे दुबई गए या फिर मान लीजिए बैंकॉक गए, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए, लंदन गए, तो वहाँ रुपया नहीं चलता। आप किसी मॉल में, किसी दुकान में आप जाएंगे, वहाँ उस देश की करेंसी चलेगी, तो आपको उस करेंसी में पे करना पड़ेगा, करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब श्रीलंका को ज़रूरत की चीज़ें, दवाई, ख़ासतौर पर पेट्रोल, डीजल, ये ख़रीदना है क्योंकि उनके पास है नहीं, हम सब खरीदते हैं बाहर से, तो हम उसी फॉरेन करेंसी में पे करते हैं। तो फॉरेन करेंसी हमारी जेब में होना चाहिए। अब श्रीलंका के ख़जाने में फॉरेन करेंसी है नहीं, तो वो कहाँ से ख़रीदें? पेट्रोल कोई देगा नहीं, डीजल नहीं दे रहा, दवाई नहीं दे रही है, बाकी की चीज़ें जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें बंद, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए आपको फॉरेन करेंसी देना, और फॉरेन करेंसी श्रीलंका के पास है ही नहीं। जो कर्ज लिए, कर्ज चुका नहीं पाए, जब कंगाली आई तो उन्होंने फॉरेन करेंसी जो भंडार था, उनके पास खजाना था, खोल दिया और वो सारे पैसे खर्च कर डाले। तो जब खर्च कर डाले तो अब कंगाल हो गए। अब ज़रूरत की चीज़ें कैसे खरीदें? श्रीलंकाई करेंसी में तो मिलेगा नहीं। और यही वजह है कि चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसके दाम आसमान छूने लगे। पेट्रोल, डीजल, चावल, दाल, आपके खाद की वजह से अब अनाज भी नहीं था तो बाहर से मंगाना पड़ा। दूध, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई, लोगों को गुस्सा आया। इसके बाद वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया। एक प्रदर्शनकारी की गोली से मौत हो गई, उसके बाद पब्लिक और भड़की। फिर सरकार से कहा गया आप इस्तीफा दो, राजपक्षे ने दिया, प्रेसिडेंट ने अभी तक दिया नहीं था, लेकिन अब शायद दे रहे हैं। तो फिर पूरी सरकार हटे, फिर ये होगा कि सारे अपोजिशन मिलकर एक सरकार बनाएंगे और वो श्रीलंका को अब चलाएंगे। इसी महीने में मीटिंग भी है, फिर नई सरकार भी चुनी जाएगी। अब श्रीलंका मानवीय आधार पर लोगों से मदद भी मांग रहा है, बहुत सारे देश जिसमें भारत है मदद भी कर रहा है, लेकिन इस मदद से गाड़ी चलने वाली नहीं है, क्योंकि पूरी आप कंगाली की हालत पर है। दो चीज़ें एक और होती हैं, जो आप कर्ज लेते हैं वो आप लेते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक दुनिया को कर्ज देती है, हमको भी दिया है, तो हम लोग भी उससे लेते हैं। और एक है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये भी एक बॉडी है जो कर्ज देती है। लेकिन इन दोनों के कर्ज देने में फ़र्क होता है। वर्ल्ड बैंक कर्ज देती है, जैसे हमने कहा कि मुझे दिल्ली में फ्लाईओवर बनाना है, मुझे दिल्ली में हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, कॉलेज खोलना, मतलब डेवलपमेंट के काम करने हैं, तो हमें इसके लिए आपकी ज़रूरत है, आपसे पैसे चाहिए ताकि हम विकास का काम कर सकें। तो वर्ल्ड बैंक हमें पैसे देती है कुछ शर्तों पे। तो डेवलपमेंट के काम के लिए कर्ज वर्ल्ड बैंक देती है। लेकिन IMF से अगर आप कर्ज लेते हैं तो फिर खतरा है। उसकी वजह यह है कि IMF अगर कर्ज देती है तो फिर IMF से जनरली आमतौर पर वही देश कर्ज लेता है जो वर्ल्ड बैंक से लिए हुए कर्ज को चुकता ही नहीं कर पा रहा है, और वो कंगाल हो चुका है लगभग। और IMF आमतौर पर जिसको कर्ज देती है फिर ये समझ जाती है कि इसकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, माली हालत ठीक नहीं है, चरमरा रही है, तो वो कहती है कि देखो हमारे भी पैसे डूब जाएंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक के तुमने डुबा दिए, लौटा तो पा नहीं रहे हो तुम, तो ठीक है मैं कर्ज तो दूंगा, लेकिन फिर तुम अपनी इकोनॉमी कैसे चलाओगे, तुम्हारी पॉलिसी क्या होगी आर्थिक, ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। मतलब अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए और हम हिंदुस्तान, भारत के लोग, भारत की सरकार IMF से कर्ज लेगी, तो फिर हम उस कर्ज के बाद हमारी इकोनॉमी पॉलिसी क्या होगी, ये कायदे से हम आज़ाद होकर तय नहीं कर पाएंगे। IMF जो बॉडी है वो तय करेगी, तब उसमें उनकी अपनी बहुत सारी चीज़ें होंगी,
एक तरह से वो गुलामी ही हो गई कि हम उनके इशारे पे नाचेंगे। तो IMF से कर्ज लेने में यही खतरा होता है। तो अब इन्हीं चीज़ों को लेकर श्रीलंका में जब आम चीज़ें बहुत महंगी हो गई, सरकार कंगाल हो गई, खजाना खाली हो गया, तो लोग सड़क पर उतर आए। और वो वाजिब भी है, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ पे एक रिपोर्ट आई कि ज़रूरत की जो दवाएं हैं बेसिक, जो हम लोग यूज़ करते हैं सर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, वो तक नहीं है। अब अगर सोचिए किसी को इतना पेन हो रहा है और ये एक मामूली सी दवा 2, 4, 5, 10 रुपए की, वो भी नहीं है, क्योंकि श्रीलंका हमारे जैसा देश है नहीं कि जो ज़रूरत की बेसिक चीज़ें हैं वो खुद बनाए। हमारे यहाँ बनता है, तो वो सब इम्पोर्ट पे ही डिपेंडेंट हैं, आयात करते हैं। अब फॉरेन करेंसी है नहीं तो सरकार कहाँ से आयात करे। तो लोगों को इसीलिए गुस्सा आया और लोग सड़क पर हैं और वो चाहते हैं कि देश के हालात सुधरे। हमारा पड़ोसी देश है और मैं होकर आया हूँ, मुझे मालूम है कि बहुत ही खूबसूरत देश है श्रीलंका, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार, बहुत प्यारे। तो ये जो चीज़ें हैं ये दूर हों जल्दी, और मुझे लगता है कि नई सरकार आएगी, बाकी जो वर्ल्ड बॉडी है, अलग अलग बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, अमीर देश हैं, वो इस वक्त इन चीज़ों में मदद करेंगे। और श्रीलंका की आबादी भी वैसे 2 करोड़ और 2 लाख के करीब है, 2 करोड़ या 15 लाख, तो 2.25 करोड़ भी पूरी तरह से नहीं है। तो ऐसी आबादी को ज़रूरत के वक्त में सारे देश को आगे आकर मदद करनी चाहिए, और वहाँ की सरकार को भी, पब्लिक को वहाँ को ये देखना चाहिए कि जो आए ईमानदार सरकार और लोगों की भलाई के लिए काम करे। तो ये श्रीलंका की अपडेट की पूरी कहानी थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। ये कहानी इसी साल 2022 की है। 2022 फरवरी की कहानी है और इलाहाबाद जो प्रयागराज है उसकी कहानी है। 20 फरवरी की शाम थी 2022, फरवरी का महीना, ठंड का महीना। इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ा फेमस, आप जानते हैं। मुझे भी हाल में वहाँ जाने का मौका भी मिला, कुछ अच्छे जानने वाले वकील से भी मुलाकात हुई। तो इसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास एक वहाँ पर पोलो ग्राउंड है, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, और अक्सर सुबह और शाम लोग इस ग्राउंड में, वहाँ पे पार्क भी है, थोड़ा सा सुनसान इलाका भी है, टहलने घूमने के लिए निकलते हैं। 20 फरवरी 2022 की शाम लगभग, अब अंधेरा शुरू होने वाला था, लोग टहल रहे थे, तभी कुछ लोगों ने महसूस किया कि सुबह भी यहाँ पे उन्होंने कुछ बदबू महसूस की थी, अब शाम को भी बदबू महसूस हो रही है, तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा, इत्तेफाक से उस एरिया में एक कुआं हुआ करता था, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने उस कुएं का नाम मौत का कुआं भी रखा हुआ है। उसकी वजह है कि उस कुएं से कई बार कई लाश मिली, और ज़्यादातर उसमें कत्ल के ही केस थे। हालांकि वक्त के साथ साथ अब वो कुआं भी सूखता जा रहा था। तो 20 फरवरी 2022 की शाम भी बदबू आ रही थी, लोग इधर उधर टहल रहे थे जो वहाँ के पुराने थे, जानकार थे। जब वो कुएं के करीब से गुजरे तो उन्हें लगा कि बदबू कुएं से आ रही है। पुरानी चीज़ें फिर याद आई कि इस कुएं से पहले भी बहुत लाश मिली है। तो एक वकील साहब भी टहल रहे थे, उन्हें लगा कि बदबू तेज़ है, फिर उन्हें यह भी लगा कि कहीं कुएं में कोई लाश ना पड़ी हो, क्योंकि पिछले कई बार ऐसा हुआ है। उन्होंने फ़ौरन 100 नंबर पर पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि ऐसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास इस पोलो ग्राउंड के करीब उसी मौत के कुएं से बदबू आ रही है। लोकल पुलिस की टीम फ़ौरन अपनी टीम को लेकर पहुंचती है, वहाँ जाती है, कुएं को खंगालती है ऊपर से। तो ऊपर से नज़र आता है कि कुएं में एक सफ़ेद बोरी तैर रही है, हालांकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, कम था, और कुएं में झांकने से ही बदबू और तेज़ आने लगी। पुलिस की टीम समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब उस कुएं के पास पहुंचती है और उनके कर्मचारी बड़ी मशक्क़त से फिर नीचे तक उतरते हैं। उतरने के बाद उस बोरी को बाहर निकालते हैं। जब बोरी बाहर आती है तो बदबू और तेज़ हो जाती है। इसके बाद बोरी का मुंह देखा जाता है तो देखा क्या कि वो उसको बाकायदा सिला हुआ है। बोरी का मुंह सिल के रखा था धागे से। उसको खोला गया तो अंदर और बदबू तेज़, और अंदर एक लाश थी। लाश बिल्कुल फूली हुई थी। लाश का चेहरा भी अजीब सा हो चुका था, लग रहा था कि कई दिनों से इस कुएं के अंदर ये लाश है। खैर, पुलिस ने अपना काम किया, उसने लाश को बाहर निकाला, उसकी बाकी चीज़ें, कपड़े वपड़े तलाश किए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे मरने वाली की शिनाख्त हो सके। लेकिन लाश देखकर ये पता चल गया था कि ये लाश किसी महिला का है। तो पुलिस को उसकी आइडेंटिटी कहीं से वहाँ से मिली नहीं, उस बोरी के अंदर से। तमाम चीज़ ध्यान देखने के बाद पुलिस ने देखा कि और तो कुछ नहीं है, लेकिन लाश की बाईं हाथ पर एक टैटू बना हुआ है, और उस टैटू पर एक नाम लिखा हुआ है, रवि, RAVI। अब पुलिस को लगा कि ये रवि जो है शायद ये उसको जानती हो,
तो अब सिर्फ एक टैटू लड़की की कलाई पर, बाएं हाथ पर, इसके अलावा कोई सबूत नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। पुलिस लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इसके बाद से पुलिस का काम यह है कि उस लड़की की पहले तो शिनाख्त करें जिसकी मौत हुई है, उसके बाद फिर कातिल का पता लगाएं। इस दौरान में पुलिस ये काम करती है कि मीडिया के लोगों को इस कुएं से बरामद लाश के बारे में जानकारी दे देती है, और जो तस्वीर थी उस तस्वीर को भी दे देती है। पुलिस ने अपनी टीम से तस्वीर खिंचाई जिसमें चूंकि चेहरा दिखाने लायक था नहीं, तो उस कलाई पे जो रवि का नाम का टैटू था उसकी तस्वीर मीडिया के लोगों को दे दी जाती है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के करीब का था, वहीं से वीवीआईपी एरिया और कुएं से एक लड़की की लाश। अगले दिन इलाहाबाद के तमाम अखबारों में, लोकल अखबारों में ये खबर छपती है, और वो तस्वीर भी छपती है जिस तस्वीर में एक रवि नाम के टैटू बना हुआ था। इत्तेफाक से एक अखबार में इस खबर को देखने के बाद उसी शहर में रहने वाला एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो कहता है कि साहब मैं वो लाश देखना चाहता हूं जो कल शाम आपने कुएं से बरामद की। पुलिस अफसर फौरन उसको मॉर्चरी ले जाता है, मुर्दा घर में ले जाकर उसे लाश दिखाई जाती है। वो जैसे ही लाश का चेहरा देखता है रोने लगता है। वो कहता है ये मेरी बेटी है और इसका नाम शालिनी है। अब शालिनी उर्फ रोली। फिर उससे पता चला कि शालिनी उसकी 4 बेटियों में से एक, बेहद टैलेंटेड और एक बेहतरीन फुटबॉल की खिलाड़ी। उसने स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक फुटबॉल खेला और शुरू से ही बेहद काबिल थी। उसका कैरियर भी बड़ा उज्जवल था। फिर उसने बताया कि वो यहाँ उसने इलाहाबाद से ही पढ़ाई की, मैनेजमेंट का कोर्स भी किया, पढ़ाई के साथ साथ मतलब खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छी थी। और फिर कोरोना हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई और दिल्ली की एक कंपनी में उसे नौकरी मिल गई इसी मैनेजमेंट में। तो वो करीब कुछ महीने पहले ही दिल्ली पहुंची और वहाँ एक प्राइवेट कंपनी में उसने जॉब करना शुरू किया और दिल्ली में एक किराए का घर लिया और वहाँ रहने लगी। अब ये सारी चीज़ें पिता के ज़रिए मालूम हुई पुलिस को। तो फिर पुलिस ने पूछा कि ये बताएं, इसके हाथ पे एक टैटू है रवि, तो क्या रवि आपका कोई बेटा है, कोई भाई है जिसका नाम? उसने कहा नहीं, ये उसका एक दोस्त है, उसका नाम है। अब पुलिस ने कहा कि वो कौन है? तो उन्होंने कहा एक रवि ठाकुर है, उसका हमारे घर भी आना जाना है और करीब 7-8 साल से हम उसे जानते हैं। मेरी बेटी उसकी बहुत करीब भी है, उसकी अच्छी खासी दोस्त है और दोनों अक्सर साथ रहते हैं और हमें कभी भी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, ना कोई आपत्ति हुई। तो उसने कहा कि ये रवि नाम फिर गुदवाना, इसका मतलब है कुछ तो है, लेकिन चलो खैर रवि से बात करते हैं। इत्तेफाक से रवि भी को ढूंढने के लिए पुलिस को कहीं जाना नहीं पड़ा। उसकी वजह ये थी कि पिछले 5-6 दिन से इसी शालिनी के माँ बाप और उसकी बहन शालिनी को ढूंढ रही थी। अब क्यों ढूंढ रही थी? हुआ ये कि शालिनी दिल्ली में जिस घर में किराए पर रहती थी, उसके लैंडलॉर्ड ने शालिनी के पिता को फ़ोन किया और ये फ़ोन किया उसने 15 फरवरी को। पहले तो उसने पूछा कि शालिनी इलाहाबाद ठीक से पहुंच गई और उसे कल वापस आना है, तो कल आ रही है कि नहीं। अब ये सुनकर उसके घर वाले हैरान हो गए। उन्होंने कहा शालिनी इलाहाबाद, वो तो आना नहीं उसको अभी। उससे पूछा भी था हाल में कि तुम घर कब आओगी, तो उसने कहा था हम अब बाद में आएंगे, होली पर या दिवाली पर। तो उसने कहा इलाहाबाद आना नहीं, लेकिन लैंडलॉर्ड ने कहा कि नहीं, वो तो यहाँ से 13 फरवरी को ही गई है और ये कहकर गई कि वो घर जा रही है, इलाहाबाद जा रही है, तो आपके यहाँ पहुँची नहीं। अब घर वालों को ये सुनकर बड़ी हैरानी भी हुई और वो परेशान हो गए कि उनकी बेटी इलाहाबाद के लिए निकली है, इलाहाबाद पहुँची नहीं। अब उसको फ़ोन मिला रहे हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब उन्होंने तलाश करना शुरू किया, कुछ रिश्तेदारों को दिल्ली में कहा ढूंढो, वो नहीं मिले। इलाहाबाद में पता करना शुरू किया और इसी दौरान में चूँकि उन्हें मालूम था कि रवि शालिनी का दोस्त है, वो लोग रवि को भी उन्होंने बताया। रवि ने भी परेशानी जाहिर की, कहा चलिए अंकल उसे ढूंढते हैं। तो कई जगह रवि अपने मतलब शालिनी के पिता के साथ शालिनी को ढूंढता रहा और इत्तेफाक से जब ये लाश मिली, इसके बाद पुलिस के पास पहुंचे शालिनी के पिता अगले दिन, रवि भी साथ था उसी पुलिस स्टेशन। तो जब बताया पिता ने कि ये जो रवि टैटू है ये कोई और नहीं, यही रवि ठाकुर है, तो पुलिस ने कहा अच्छा फिर तो इससे पूछताछ करते हैं। अब पुलिस ने रवि से पूछताछ की। रवि ने शुरू में यूं ही कहानी सुनाई कि वो तो दिल्ली गई, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पुलिस को रवि पे कुछ शक था क्योंकि और कहीं से कोई दुश्मनी और ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं। फिर जब पुलिस ने पूरी सख्ती से अपने हिसाब से पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आती है। रवि ठाकुर
इसके पिता बिहार के रहने वाले, रेलवे में काम करते थे। कुछ साल पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया और अपने बड़े बेटे को रेलवे में अपनी जगह नौकरी दिला दी, और उसी नौकरी की बदौलत इलाहाबाद के रेलवे कॉलोनी में इन्हें क्वार्टर मिला। उस क्वार्टर में रवि अपने भाई के साथ रहा करता था। रवि एक अच्छा फुटबॉल का प्लेयर था, स्टेट लेवल का भी, और करीब 6-7 साल पहले मैदान में ही रवि की मुलाकात शालिनी उर्फ रॉली से हुई, क्योंकि वो भी फुटबॉल की प्लेयर थी। फिर दोनों के बीच में बातचीत हुई और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। ज़्यादातर वक्त इनका मैदान में ट्रेनिंग में गुजरता था। दोस्ती करीबी में बदली, फिर दोनों में प्यार हो गया और यूं ही ज़िंदगी चलती रही। दोनों शादी भी करना चाहते थे। इस दौरान में फिर कोरोना के बाद शालिनी को लगा कि बहुत सारी चीज़ें पलटी हैं और खेल के साथ साथ नौकरी भी करनी है, तो उसी खेल की वजह से उसे एक नौकरी भी मिल गई थी दिल्ली में, तो वो जॉब करने के लिए दिल्ली आ गई। अब भी सब कुछ ठीक था। 13 फरवरी को अचानक शालिनी फ़ोन करती है रवि को और कहती है कि कल वैलेंटाइन डे है, तो वैलेंटाइंस डे पे मैं तुमसे मिलने ख़ास तौर पर इलाहाबाद आ रही हूँ, यानी प्रयागराज। रवि भी खुश हो गया कि चलो दिल्ली जाकर बदली नहीं है, पहली बार वो इतनी दूर गई थी उससे, तो वो भी बहुत खुश। 14 फरवरी की शाम या दोपहर को शालिनी दिल्ली से ट्रेन के ज़रिए इलाहाबाद पहुंचती है। रवि प्लेटफॉर्म पे जाता है, ट्रेन रुकती है, वो शालिनी को रिसीव करता है, उसके बाद उसे अपने साथ लेकर घर आता है उसी रेलवे कॉलोनी में, और उस वक्त उस पर घर पे उसके भाई भी और कोई नहीं था। वैलेंटाइंस डे के लिए रवि ने शालिनी के लिए बाकायदा एक फ़ोन भी ख़रीदा था, गिफ्ट। वो उसे फ़ोन देता है, फ़ोन वो लेके शालिनी भी खुश। इसी दौरान शालिनी वो फ़ोन लेता है, उसका कहता है कि लाओ तुम्हारे फ़ोन में मैं अब पुराने फ़ोन का सिम और सारे नंबर इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ। ये कहकर वो शालिनी के फ़ोन को ले लेता है। शालिनी तब तक वॉशरूम चले जाती है नहाने के लिए। अब वो जब फ़ोन लेता है तो इत्तेफाक से वो फ़ोन की गैलरी वैलरी में जाता है, कुछ तस्वीरें देखता है, कुछ दूसरे लड़कों के साथ, मतलब आम नॉर्मल तस्वीर, किसी का हाथ मिला रही है, किसी के कंधे पर हाथ रखी है, जैसे आमतौर पे कई दोस्त खींचते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन रवि को लगा कि ये दिल्ली जाकर पलट गई है और बदल गई है, वहाँ और लड़कों के साथ भी इसकी तस्वीरें हैं, मतलब दोस्ती है, करीबी है। ये बात उसे बड़ा एक तो बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, और फिर लगता है शक भी करता है। इतने में शालिनी बाहर आती है, वो उससे पूछता है, शालिनी बड़ी नॉर्मल जवाब देती है, ये सब दोस्त है। कहता नहीं तुम दिल्ली जाकर बदल गई हो। फिर दोनों में झगड़ा होता है। रवि गुस्से में अचानक शालिनी का गला दबा देता है। शालिनी की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तब उसे लगता है कि उसने क्या किया, घबरा जाता है। फिर उसे कुछ सूझता नहीं, थोड़ी देर तक सोचता है। फिर घर में एक बोरी पड़ी थी, बोरी उठाता है, बोरी में लाश रखता है। फिर बोरी का मुंह बाकायदा सुई धागे से सिलता है और रात होने का इंतज़ार करता है कि अब लाश क्या करें, घर में तो कोई था नहीं। फिर उस बोरी को उठाकर बाहर लाता है। रात में लोग सो चुके थे। वो अपनी बाइक उठाता है, बाइक पे बोरी रखता है और लाश को अकेले ही लेकर अपने घर से निकल चलता है। अब उसे लगता कहाँ जाए। उसे याद था इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के करीब पोलो ग्राउंड के इस कुएं का, जिसके बारे में ये लोग कहा करते थे मौत का कुआं है। वो देखता है कि वहाँ पे सन्नाटा है, लेकिन उसे ये भी था कि ऊपर से बोरी फेंकेंगे तो पानी की नीचे गिरने की आवाज़ आएगी, आसपास लोग अगर कुछ होंगे तो चौकन्ने हो जाएंगे। वो अपने साथ रस्सी भी लेकर आया था। उसने रस्सी से बोरी का मुंह फिर से बांधा और उस रस्सी को धीरे से बोरी को नीचे उतारना शुरू किया। कुएं में जब बोरी उतर गई उसके बाद उसने रस्सी वापस खींचा, बाइक पे बैठा, घर चला गया और उसके बाद भूल गया। उसे लगा कि कुछ हुआ नहीं है। इधर जब फ़ोन आया दिल्ली के लैंडलॉर्ड का शालिनी के घर वालों को, तब वो परेशान हुए। तब उन्होंने रवि से पूछा। फिर रवि उनके साथ तलाश में जुट गया उस शालिनी के जिसे उसने खुद अपने हाथों से मारा था। और कत्ल के 6 दिन के बाद 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन उसने कत्ल किया था। 20 फरवरी को ये लाश कुएं से बाहर बरामद हुई और कातिल को पुलिस को ढूंढना नहीं पड़ा क्योंकि कातिल खुद पुलिस स्टेशन में मौजूद था। तो एक बेवजह के शक ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली और खुद उस लड़के का अपना करियर और पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ये थी कहानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज की। अब आते हैं आज की अपने उसी सिलसिले पर। गोपाल सिंह पांधेडी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गोपाल साहब। और महेंद्र सिंह रावत ने भेजा है। इसके अलावा सोनू और अनीता जी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों का ही जन्मदिन आज है।
बहुत अच्छी बात है। और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और इनकी बिटिया हैं निधि और सिमरन। इसके अलावा संकेत काकड़, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे संकेत। और वैभव काकड़ जी ने भेजा है, और संकेत इंजीनियरिंग की वो कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट पढ़ाई। नेहा गौड़, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा। और विशाल, इसके अलावा विशाल जी ने भेजा, उनकी पत्नी है और इनके बेटे ईशान और अयान। साथ ही विभा कुमारी, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे विभा जी। और सोनू कृष, इन्होंने भेजा है, हालांकि इनका जन्मदिन 14 को था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा कुंतेश, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कुंतेश जी। और अमन जी की पत्नी है ये। शिवा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शिवा। अभिषेक गर्ग जी ने भेजा है। साथ ही सहारन, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सहारन जी। साथ ही शुआइन, निशात और अब्दुल करीम, इनकी एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जितेंद्र दत्त शर्मा, इन्होंने कुछ सवाल लिखे हैं। पहला सवाल ये है इनका कि रोज़ शाम को क्राइम तक की जो आप कहानी सुनाते हैं, वही मर्डर, रेप, खून खराबा, डकैती, मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, तो क्या ये सही है? क्या इससे दिल, दिमाग, सोच पर असर नहीं पड़ता? ये नेगेटिव चीज़ें नहीं होती? पहला सवाल इनका। मुझे लगता है जितेंद्र साहब, बहुत सारे लोगों ने पहले भी ये सवाल पूछा। कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना होता है मेरा, और ये कि जो कुछ आपके आसपास हो रहा है उससे आप बाखबर रहें, और इसकी अच्छाई और बुराई को लेना ये हम सब के अपने अपने ऊपर है। बट जहाँ तक मेरी, शायद ये राय मेरी इसलिए भी कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि क्राइम की कहानियों से नेगेटिव थॉट या सोच आना, ये एक वक्त में तो हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। और दूसरा, हमें इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी सुनने को, सीखने को मिलती है, तो हम क्यों बुरी चीज़ों की तरफ जाएं, हम इसकी अच्छाइयों को पकड़ें। दूसरा इनका सवाल ये है, जो मैं बार बार कहता हूँ, कि जो कुकू एफएम के बारे में, तो क्या आपको ये पैसे मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये सारी कंपनी की चीज़ें हैं। तीसरा इनका सवाल है कि कहानी की इस लत लग गई है सुनने की, तो इस लत से छुटकारा कैसे पाएं? तो एक तो मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ की लत बुरी होती है, लत नहीं लगनी चाहिए। तो अगर आपकी लत लगेगी नहीं, तो फिर छुटकारा पाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जब आप फ्री हों, आपका कोई और काम उस पर असर ना पड़े, तो आप ज़रूर सुनिए। और किसी भी चीज़ की, चाहे वो इवन ये कहानी क्यों ना हो, मेरी ही कहानी क्यों ना हो, कभी लती मत बनिए, आदी मत बनिए। और आखिरी इनका है कि RN राव, जो रॉ के हमारे चीफ, बहुत बड़े नाम, इनकी कहानी सुनाएं। पक्का ये कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा। बट आपके सारे सवाल अच्छे थे। कुलदीप उपाध्याय जी ने एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा पौरावी पाटिल, बहुत ही मजाकिया है ये, और मेल, लंबे लंबे मेल आते हैं पौरावी के। तो पौरावी ने लिखा कि आज इनके जो पापा हैं, उनका ऑफिशियल ज्वाइनिंग बर्थडे है। मतलब जिस दिन से उन्होंने नौकरी शुरू की, वो आज की डेट है, तो उनका ये ऑफिशियल बर्थडे है, पैदा होने वाला नहीं। और उन्होंने मेरा पूछा था, तो मेरा आज तक का अगर मैं कहूँ तो 25 दिसंबर, क्रिसमस के दिन ज्वाइन किया था मैंने। रवि कुमार है एक स्टोरी की फरमाइश की। इसके अलावा ऋषभ झा एक स्टोरी की फरमाइश की है। गौसुल आजम है, और इन्होंने वो हरियाणा और पंजाब चीफ जस्टिस की बेटी, एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी की अपडेट, तो उसमें अभी कुछ हुआ नहीं है। वो बेटी अभी जुडिशल कस्टडी में जेल में है, आगे जो भी अपडेट होगा बताऊंगा। सुरेंद्र हैं स्पेन से, और ये माल्टा कांड की कहानी सुनना चाहते हैं। सुभाष पवार जी हैं, और मोटिवेशनल स्टोरी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाऊंगा आपको। नरेंद्र सिंह दलेर मेहंदी की कहानी सुनना चाहते हैं, जो अभी पकड़े गए हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा शंकर नाथ हैं, और शंकर नाथ प्रधान ओडिशा से। साथ ही अजीत तिवारी जी हैं, थैंक यू सो मच, और आपसे पक्का मुलाकात होगी अजीत जी। इसके अलावा निधि गर्ग जी हैं, थैंक यू सो मच, और मैंने आपको मेल भी लिखा है, आपके बेटे ने बिल्कुल सही कहा है। मयूर थोले हैं, और जापान से, 10 जुलाई को उनका जन्मदिन था, और मैं भूल भी गया था, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे मयूर साहब। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।